नमस्कार मित्रों, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। मनुष्य अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जैसे करनी वैसी भरनी, यह वाक्य तो आपने सुना ही होगा। अर्थात जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल भी मिलेगा? दोस्तों, आज इस कहानी से हम समझेंगे कर्मों का लिखा। आखिर अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरे कैसे होता है। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। किसी एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहा था। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए एक दूसरे गांव में जा रहा था। उसका दोस्त बचपन से ही वह एक पैर से अपाहिज था और गूंगा भी था। दोस्त का गांव काफी दूर था। रास्ते में और भी कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित अपने धुन में चला ही जा रहा था कि रास्ते में उसे एक और आदमी मिलता है। वह भी पंडित के साथ साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ, साथ साथ चलने से सफर आसानी से कट जाएगा। बात की शुरुआत करने के लिए उस पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को यह नाम थोड़ा अजीब सा लगा, पर पंडित ने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा और धीरे धीरे दोनों साथ में चल ही रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आया तो धर्मराज ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूं। पंडित ने कहा, ठीक है मित्र, और आगे की ओर चल दिया। और तभी कुछ देर बाद उस गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को भैंसे ने मार दिया है। जैसे ही भैंस ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक थोड़ी ही देर में धर्मराज पंडित के पास आ गया। फिर दोनों चलते चलते एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचते हैं, जहां पर एक छोटा सा मंदिर बना था और ठहरने की व्यवस्था भी अच्छा लग रहा था। पंडित के दोस्त का भी गांव वहां से दूर था और रात्रि भी होने वाली थी। तो पंडित ने कहा, रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चलते चलते थक भी चुके हैं और भूख भी लगी है, और यहीं रुक करके भोजन करके आराम कर लेते हैं और सुबह आराम से आगे का यात्रा करेंगे। धर्मराज ने कहा, ठीक है, मुझे भी इस गांव में किसी एक व्यक्ति को कुछ जरूरी सामान देना है। तुम भोजन कर लो और आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह चला गया। लेकिन उसके जाने के कुछ समय बाद में उस गांव में धुआं उठता दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। पंडित ने हैरानी से सोचा कि यह धर्मराज जहां भी जाता है वह किसी न किसी तरह की हानि जरूर हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पंडित ने रात्रि में धर्मराज से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया और वे दोनों सो गए और सुबह दोनों ने फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। मित्रों, कुछ ही दूर में फिर एक गांव आया तो धर्मराज ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने दोस्त से मिलने जाना है। मैं अपने दोस्त से मिलने के बाद आगे रास्ते में मिलता हूं, यह कहकर धर्मराज जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वहीं पर खड़ा होकर धर्मराज को देखता रहा कि अब वह कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी कि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और वह मर गया है। ठीक उसी समय धर्मराज फिर से उस पंडित के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित को सहन नहीं हुआ। उसने धर्मराज से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वह कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो, ऐसा क्यों हो रहा है? तो धर्मराज ने जवाब दिया कि पंडित जी, आप तो मुझे बहुत बड़े ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानी का संग बहुत अच्छा होता है। परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए मैं कौन हूं। पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूं, लेकिन मुझे कुछ आशंका है। अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मुझे आसानी होगी। तो धर्मराज ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की आशंका थी, फिर भी धर्मराज के मुंह से यह बातें सुनकर पंडित घबरा सा गया। लेकिन फिर से वह हिम्मत करके पूछता है, अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच यमदूत हो तो बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? यमदूत ने जवाब दिया कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी दोस्त की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। और यह बात सुनकर पंडित सहम सा गया और सोच में पड़ गया
कि वास्तव में यदि यह धर्मराज यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सच होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे घनिष्ठ दोस्त की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं अपने दोस्त से मिलने ही न जाऊं। कम से कम मैं तो उसके मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। धर्मराज ने कहने लगा कि तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हें अपने दोस्त से मिलने ना जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे दोस्त की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका सा लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बातें जान ली थीं, जो एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया कि है धर्मराज सचमुच में ही यमदूत ही है। जब पंडित को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि धर्मराज जी यमदूत है, तो वह घबरा गया। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण ना बने, इस कारण में पीछे की ओर मुड़ा और अपने गांव की ओर जाने लगा। परंतु जैसे पंडित मुंडा उसका दोस्त था, जो पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिख रहा था। अपने दोस्त के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे कि उसका दोस्त काफी समय से उसके पीछे ही आ रहा है, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और पैर से अपाहिज भी था। इसलिए ना तो पंडित तक पहुंच पा रहा था और ना ही पंडित को आवाज देकर रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक ही जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। देखते ही पंडित हक्का बक्का रह गया और धर्मराज की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो, आखिर क्या हुआ। धर्मराज ने पंडित के मन की बात समझ गया और बोला, तुम्हारा दोस्त पिछले गांव से ही पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन वह गूंगा और अपाहिज होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी संपूर्ण ताकत लगाकर तुम तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए हृदयघात के कारण तुम्हारे दोस्त की मृत्यु हो गई। किंतु तुमसे मिलने के लिए वह अपनी सीमाओं को लंघते हुए तुमसे मिलने के लिए पीछे पीछे भाग रहा था, इसलिए अपने दोस्त के मृत्यु का कारण तुम ही बने। आप पंडित को विश्वास हो चुका था कि सचमुच में धर्मराज नहीं, यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरना है। पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, इसलिए यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता, सभी जीवों को एक ना एक दिन तो मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक पंडित के मन में स्वयं मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। इसीलिए उसने धर्मराज से पूछ कि जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी, तो तुम शुरू से आखिरी तक मेरे साथ क्यों चल रहे थे। तब धर्मराज ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूं और हर क्षण मैं चलता रहता हूं, किंतु लोग पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने समझने या उसे देखने का समय ही नहीं होता। तो पंडित ने कहा, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कहां कैसे होगी। तो धर्मराज ने कहा, हालांकि किसी सामान्य जीव को यह जानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी ही होता है, लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति प्रतीत होते हो और अपने दोस्त की मृत्यु जितनी आसानी से सहन कर लिया, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होंगे। तो तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज के ही दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे आश्चर्य की बात यह होगी कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर धर्मराज जाने लगा, क्योंकि अब धर्मराज के पास पंडित के साथ चलते रहने का अब कोई कारण नहीं था। पंडित भी अपने दोस्त की यथाशक्ति कर्मकांड करके अपने गांव चला गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना ज्ञानी क्यों ना हो, मृत्यु की बात जानकर व्यक्तित्व होता ही है और मृत्यु से बचने के लिए कुछ ना कुछ करता ही है। सो पंडित ने भी किया। क्योंकि पंडित विद्वान था, इसीलिए उसकी ख्याति उसके राज्य के राजा तक थी। तो पंडित ने सोचा, राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री होते हैं, तो मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई हल निकल ही देंगे। मित्रों, पंडित यह सोचते हुए राज्य दरबार में पहुंच जाता है और राजा को सारा वृत्तांत सुनाया। राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बात बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने के बाद ही होगी। लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह दूसरे राज्य में जाए ही ना, तो उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। मंत्रियों का यह सलाह राजा को भी उपयुक्त लगी
और पंडित के रहने की सारी व्यवस्था महल में कर दी गई और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी मिलने नहीं दिया जाता था। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि पंडित को यह ना लगे कि वह राजा के कैद में है। परंतु पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और वह भी दिन आ गया जब पंडित की मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन पंडित की मृत्यु होने वाली थी तो उसी दिन पंडित डर के मारे उस दिन जल्दी ही सो गया ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए ताकि उनकी मृत्यु टल सके। यही सोचकर वह जल्दी सो जाता था। लेकिन पंडित को स्वयं नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था। अतः राजा या किसी व्यक्ति को इस बीमारी के बारे में बताने का तो प्रश्न ही नहीं उठाता। पंडित अपने मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था और नींद में चलने की बीमारी तभी आती है जब नींद ठीक तरह से ना हो पाए। तो उसी रात पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा और वह उठा महल से निकलकर अस्तबल में गया। क्योंकि पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी पहरेदार ने भी नहीं रोका, ना ही किसी तरह की पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ में सवार होकर नींद में ही राज्य की सीमा के बाहर किसी दूसरे राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया और उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि की अंतिम प्रहार होने के कारण नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के सैन्य कक्ष में पहुंच गया जहां राजा और रानी सो रहे थे। वही पंडित भी जाकर लेट गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देख जब बहुत क्रोधित हुआ। पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर दूसरे राज्य में और राजा के सैन्य कक्ष में कैसे पहुंच गया। लेकिन वहां यह सब सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह राजा ने पंडित को दरबार में हाजिर करने को हुक्म दिया। कुछ समय बाद पंडित को दरबार में लाया गया। पंडित को देखते ही राजा इतना क्रोधित हुआ कि पंडित को फांसी पर चढ़ा देने का आदेश सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया। फिर भी कुछ हिम्मत कर राजा से कहा कि महाराज मैं नहीं जानता कि राज्य महल में कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता हूं कि आपका सैन्य कक्ष में कैसे आया और आपके राज्य महल के किसी पहरेदार ने रोका, क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और होने भी जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु हानि है? राजा के इस सवाल के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने की कहानी बता दी और कहा, महाराज मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वह राजा के सैन्य कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के पास सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ा सत्यता दिखाई दिया, परंतु उसने सोचा यह मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसीलिए राजा ने पंडित से कहा, यह तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। जैसा कि यमदूत धर्मराज ने तुमसे कहा था, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठ निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। क्योंकि पड़ोसी राज्य का राज्य उसका मित्र था। उसने तुरंत सिपाहियों के हाथ दूसरे राज्य की राजा को पत्र भेजा और पंडित की बात के सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे गए सैनिक लौटे और उन्होंने बताया कि महाराज पंडित जो कुछ भी कह रहा है वह पूर्णतया सत्य है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को रहने के लिए अपने ही महल में संपूर्ण व्यवस्था कर रखी थी और पिछले 6 महीने से पंडित राजा का मेहमान था। कल शाम राजा अंतिम बार इसके सहन कक्ष में मिले थे और इसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उसे राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना उचित नहीं है। लेकिन राजा के लिए एक नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने बिना कुछ जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर पंडित को फांसी न दी जाए तो राजा के कथन का अपमान हो जाए, और अगर राजा के द्वारा दी गई सजा का मान रखा जाए तो पंडित की बिना वजह मृत्यु हो जाए। राजा ने अपनी सभी मंत्रियों से इस बात की चर्चा की। सभी मंत्रियों ने सुझाव दिया कि महाराज पंडित को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दे। इससे आपकी कथन की मान रह जाएगी और कच्चे सूत के धागे से पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को यह सुझाव अच्छा लगा। उसने ऐसा ही आदेश सुना दिया और पंडित के लिए कच्चे धागे की सूत का फांसी का फंदा बनाया गया।
और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग खुश थे कि ना तो पंडित मारेगा और ना ही राजा का वचन झूठा पड़ेगा। पंडित को भी विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार था। जैसा कि यमदूत धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे, लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई वैसे सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित की गले की नस सूत के धागे से कट चुका था और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उस पल उसके गले से खुश की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, पंडित को मरता हुआ देख रहे थे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस कमजोरी से धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन घटना तो घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था और धर्मराज की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। और जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी भी सावधानियां बरते, जितना भी उपाय कर ले, लेकिन हर घटना और घटना का पूरा प्रणाली पहले से ही तय होता है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, शायद इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सके। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने धर्मराज से अपने मृत्यु के बारे में न पूछा होता तो 6 महीने राजा की कैद में रहकर डर डर के जीने की वजह है। ज्यादा बेहतर जिंदगी जीता। दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, और कहानी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट में जय महाकाल अवश्य लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।